अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो आपके पास है जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम हमने आइसोमरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आइसोमरिज्म की आपके पास जो है ना बुक में दो आगे मज़ीद टाइप्स डिस्कस हुई है। The first one is called structural isomerism and the second one is called cis-trans isomerism। तो जो आज हमने आइसोमरिज्म की टाइप को डिस्कस करना है डेट इज़ अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो आज हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है जी। देखते हैं जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसको कहते हैं, क्या होता है। सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो है ना वो डेफिनेशन आ जाती है। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म किसको कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं जी कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आइसोमरिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो लिहाजा आप पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लें, फिर आप इसको पढ़ें। तो आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसको कहते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, अराइजेस। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कब बनता है, अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। वो कहते हैं जी अगर आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करना है तो आपने क्या करना है, आपने एटम्स की अरेंजमेंट को चेंज करना है। और किस में चेंज करना है, मॉलिक्यूल में चेंज करना है। आपने एटम्स की अरेंजमेंट को मॉलिक्यूल में चेंज करना है। जब आप एटम्स की अरेंजमेंट को मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे ना, तो आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते होते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फिनोमिना शो हो रहा है। तो मैंने आपको पहले कहा कि आइसोमरिज्म की डेफिनेशन होती है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अंडरस्टूड बात है, अगर आप एटम्स की अरेंजमेंट को चेंज करेंगे तो आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो कौन सा फिनोमिना आइसोमरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो बड़ी जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप मॉलिक्यूल के भी में एटम्स की अरेंजमेंट को बदलें। जब आप एटम्स की अरेंजमेंट को बदलेंगे तो आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो आइसोमरिज्म, कौन सी आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। इसकी भी आगे से मज़ीद टाइप्स है। जिस तरह आइसोमरिज्म के आगे से दो टाइप्स थी, द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड सिस-ट्रांस आइसोमरिज्म। इसी तरह आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की भी आगे से टाइप्स है। लेकिन वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। तो बोर्ड में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सम टाइम वो आपको इसकी टाइप्स के बारे में भी पूछ लेता है और सम टाइम जो ओवरऑल आपसे पूछ लेता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म विद इट्स टाइप्स। ले जी, सबसे पहली टाइप आपके पास है जी चेन आइसोमरिज्म। ले जी शुरू करते हैं। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो कार्बन की चेन की जो नेचर होती है ना वो डिफरेंट होती है। देखिएगा ज़रा, ये आपके पास एक चेन थी, बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, और कितने कार्बन वाली चेन है, ये आपके पास 5 कार्बन वाली चेन है। तो आपको पता है 5 कार्बन हो तो हम इसको कहते होते हैं पेंट, और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, और हाइड्रोकार्बन हो तो ई, तो इसका नाम होता है पेंटेन। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम कहते होते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। आपने क्या किया है, आपने एक कार्बन को उठा के सेकंड कार्बन पे लगा दिया। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे कार्बन की चेन की जो नेचर थी ना उसको बदल दिया। पहले कार्बन की चेन की जो नेचर थी वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में थी, लेकिन आपने अब साइड पे एक ब्रांच लगा दिया, तो अब नेचर बदल गई है, चेन की नेचर बदल गई है। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड कार्बन पे ये एक ब्रांच आ गई है, मिथाइल ग्रुप आ गया।
अभी भी आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटेन ही कहेंगे इसको। लेकिन जब आपको पता है कि जब आपके पास सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो हम उसको कहते होते हैं आइसोपेंटेन। तो ये आपके पास आइसोपेंटेन है। इसी तरह आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने क्या किया, आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, आपने फिर क्या किया, सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगा दी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सेकंड कार्बन पे कितनी ब्रांच लगा रहे हैं, 2 ब्रांच लगा रहे हैं। सेकंड कार्बन पे आपने जहाँ पे 2 ब्रांच लगा दिए, हालांकि अभी भी आपके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन ही है, लेकिन आपने सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच लगा दिए। इसका मतलब ये है कि आप कार्बन चेन की जो नेचर है उसको बदल रहे हैं। और ज़रा गौर करें, जैसे जैसे आप कार्बन चेन की नेचर को बदलते जा रहे हैं, आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। इसका आपके पास नाम होता है जी नियोपेंटेन। 5 कार्बन है, पांचों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम कहते होते हैं नियोपेंटेन। तो ये आपके पास क्या होगा, नियोपेंटेन। आप देखें, आपने कार्बन की चेन की नेचर को बदला है तो आपके पास स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन इन तीनों कंपाउंड का, इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम है और वो क्या है, C5H12। ये आपके पास पेंटेन है। इसका भी मोलिकुलर फार्मूला ये है, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला ये है और इसका भी मोलिकुलर फार्मूला ये ही है। तो हमने कहा है कि जो चेन आइसोमरिज्म होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। लेकिन चेन आइसोमरिज्म में हम क्या करते हैं, हम मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, ये तो शर्त है कि आइसोमरिज्म में मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। लेकिन आपने क्या करना है, कार्बन चेन की जो नेचर है ना उसको बदलते जाना है। जैसे कार्बन चेन की नेचर स्ट्रेट चेन थी, आपने इसको बदला, सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगा दी, फिर आपने सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच लगा दी। तो ये आप कार्बन चेन की क्या कर रहे हैं, नेचर को बदलते जा रहे हैं और आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो ये कौन सी टाइप हुई, चेन आइसोमरिज्म। और चेन आइसोमरिज्म किसकी टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। देख ले डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आप एटम्स के अरेंजमेंट को बदलते जा रहे हैं बस। लेकिन उसके बाद आपके पास दूसरी टाइप है, द सेकंड वन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। लीजिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जहाँ पे आपके पास मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि मोलिकुलर फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नाम से जाहिर हो रहा है, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन इस बार फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। हम एटम्स की अरेंजमेंट को बदलेंगे जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल गया। तो कौन सा फिनोमेना शो हो रहा है आपके पास, ये आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो हो रहा है। और कौन सा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। एटम्स की अरेंजमेंट को बदलने से फंक्शनल ग्रुप बदल गया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कौन सी टाइप हो रही है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। बात समझे, तो फंक्शनल ग्रुप बदले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल जाता होता है। देखिएगा सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एटम्स के अरेंजमेंट को बदलो, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये आपके पास है CH3 CH2OH, ये आपके पास है इथानॉल इथाइल अल्कोहल। जहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, जहाँ पे 5 और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। मैंने क्या किया, मैंने इन एटम्स की अरेंजमेंट को बदला तो आपके पास ये वाला एक कंपाउंड बन गया। यहाँ इसको आप क्या कहते होते हैं, जब ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ बनाए हो तो उसको हम कहते होते हैं ईथर है। इसका नाम होता है मिथाइल मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल, तो इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर। ये डाई मिथाइल ईथर है। इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है और वो मोलिकुलर फार्मूला क्या है,
ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, और जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है OR। ये ईथर है, ये आपके पास अल्कोहल है। तो आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदलना है, तो आपके पास से फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप बदलेगा तो अंडरस्टूड बात है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल जाएगा। तो ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो इसको हम कहते होते हैं दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगली एग्जांपल आपके पास है जी, ये आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप देखने से ही पता चल रहा है, ये आपके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप देखने से ही पता चल रहा है इट इज़ अ एल्डिहाइड। और ये आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फंक्शनल ग्रुप देखने से ही पता चल रहा है इट इज़ अ कीटोन। जहाँ पे इस एल्डिहाइड में टोटल आपके पास 1 2 3 कार्बन है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि एल्डिहाइड है, इसके बीच में आपके पास 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। मैं अब इसकी अरेंजमेंट को बदलूंगा, एटम्स की अरेंजमेंट को बदलूंगा, तो आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। देख ले, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो आप देख ले कि मैंने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला है, तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप बदल गया। फंक्शनल ग्रुप बदला तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल गया, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला अभी भी सेम है। जहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन आपके पास 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके पास 6 है और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। तो आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदलना है। जब एटम्स की अरेंजमेंट बदलने से फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, तो वो आपके पास कौन सा फिनोमिना शो होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो होता है। तो मैं फिर बता देता हूँ कि आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदलना है। एटम्स की अरेंजमेंट को बदलने से फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, देन इट विल बी द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और अगर आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला है और कार्बन की चेन में फ़र्क आया है, कार्बन की चेन की नेचर में फ़र्क आया है, देन इट विल बी द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। ले जी, ये आपके पास एक और एग्जांपल है। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी में आपके पास 1 2 3 कार्बन है। आपके पास कार्बन जहाँ पे आपके पास है जी 3 4 5 6, आपके पास हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन आपके पास 2 है। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखकर ही पता चल रहा है इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, इसका नाम जो होता है ना, इसका नाम होता है प्रोपानल और इसका नाम होता है प्रोपानन। ये आपके पास प्रोपानल है, ठीक है जी। ये हम चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे कि इनका नाम कैसे लिया जाता है। और ये आपके पास है प्रोपानन, ठीक है जी। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका नाम होता है प्रोपानोइक एसिड, ठीक है जी, क्योंकि 3 कार्बन वाला एसिड है। टोटल आपके पास 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब मैंने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला, एटम्स की अरेंजमेंट को बदला तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया। जहाँ पे इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को देखकर ही पता चल रहा है इट इज़ अ एस्टर। ये आपके पास एस्टर है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास RCOOH हो, देन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कार्बोक्सिलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर इस H की जगह पे R लगाओ, R में भी सेम और डिफरेंट, RCOOR, तो ये आपके पास होता है एस्टर।
तो देखिए मैंने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला है तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया। तो जो आपके पास क्या बन गया हुआ है, एस्टर बन गया हुआ है। हालांकि यहाँ पे भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एटम्स की अरेंजमेंट बदलने से अगर फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल रहा है, और अगर फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो देन इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। लीजिए आगे मजीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। लीजिए आगे आपके पास अगली टाइप है पोजीशन आइसोमरिज्म। लीजिए शुरू करते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म किसको कहते हैं? आपने क्या करना है, आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदलना है। तो जब आप एटम की अरेंजमेंट को बदल रहे होंगे ना, तो अगर आपने फंक्शनल ग्रुप की जगह बदल दी तो इसका मतलब है आपने उसकी पोजीशन को बदल दिया। और अगर आपने पोजीशन को बदल दिया तो इसका मतलब है आप कौन सा फिनोमिना शो कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ में चेंज आता है, एटम्स की अरेंजमेंट में तो चेंज आएगा, लेकिन जो आप एटम की अरेंजमेंट में जो चेंज कर रहे होंगे उसकी वजह से डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आपने एटम की अरेंजमेंट को बदलना है, यानी कि आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को ही बदल देना है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बदल देना है, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बदल देना है, या फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को बदल देना है। आपने अरेंजमेंट को इस तरह करना है, आपने एटम्स की अरेंजमेंट को इस तरह बदलना है कि फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ही बदल जाए। तो वो आपके पास कौन सा फिनोमिना होगा, पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो होगा। जैसा कि ये आपके पास है CH3 CH2 CH2Cl, जहाँ पे जो आपके पास ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, हेलो ग्रुप, हेलोजन है जो कि क्लोरो है, ये अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो ये आपके पास नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता हो 1 2 3, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है AN और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, तो ये 1 क्लोरो प्रोपेन है। तो मैंने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला और इस तरह से बदला कि फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट की ही जगह को बदल दिया। लीजिए मैंने क्लोरीन को उठा के दूसरे कार्बन पे लगा दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो आपने फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट की जगह को बदला, पोजीशन को बदला, तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल जाएगा। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल गया तो वो किसकी वजह से बदला है, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट, देन इट विल बी नोन एज पोजीशन आइसोमरिज्म। इसको हम पोजीशन आइसोमरिज्म कहते होते हैं जी। और एग्जाम्पल है, ये आपके पास है 1 ब्यूटीन, ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4। ये आपके पास 1 ब्यूटीन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, EN का मतलब डबल बॉन्ड और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। ये आपके पास 1 ब्यूटीन है। आपने एटम्स के अरेंजमेंट को बदला और इस तरीके से बदला कि फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की जगह को ही बदल दिया। तो मैंने अब डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे ले आया हूँ, तो ये आपके पास है 2 ब्यूटीन। अच्छा, ये पूरी एक एग्जाम्पल है। अगर आपने सिर्फ इसको लिख दिया और अगर इसको नहीं लिखा तो वो आपकी एग्जाम्पल जो होगी वो इनकम्प्लीट कंसिडर्ड होगी। ये पूरी एक एग्जाम्पल है, ये पूरी एक एग्जाम्पल है, ये पूरी एक एग्जाम्पल है। तो आपने बताना है कि हम जगह बदल रहे हैं, हम पोजीशन को बदल रहे हैं। तो एटम्स की अरेंजमेंट में अगर आपने पोजीशन को ही बदल दिया देन इट विल बी नोन एज पोजीशन आइसोमरिज्म। इसी तरह आपके पास ये बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये आपके पास अल्काइल ग्रुप एक फर्स्ट कार्बन पे है, एक दूसरे कार्बन पे है, तो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन है।
जहाँ पे आपने पोजीशन को बदल दिया 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, यहाँ पे फिर आपने पोजीशन को बदल दिया 1 2 3 4 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, जहाँ पे आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को बदल रहे हैं, जहाँ पे आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदल रहे हैं, जहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बदल रहे हैं। क्लियर होगी बात। आगे आपके पास अगली टाइप है दैट विल बी नोन एज मेटाबॉलिज्म। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपके पास मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा। मैं हर बार आपको कह रहा हूँ कि मोलिकुलर फार्मूला आपका सेम रहना है। मोलिकुलर फार्मूला तो आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप के साइड पे जो कार्बन की चेन होगी ना, उसकी अरेंजमेंट को बदल देना है। बात पे गौर करिए, अगर आप एटम्स की अरेंजमेंट को बदल रहे हैं तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। अगर आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला जिसके नतीजे में कार्बन की चेन को फ़र्क पड़ गया तो वो आपके पास चेन आइसोमरिज्म है। अगर आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला और किसी की पोजीशन में चेंज आ गया तो वो फंक्शनल ये पोजीशन आइसोमरिज्म है। अगर आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला और फंक्शनल ग्रुप बदल गया देन इट विल बी नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप के आगे पीछे अलोंग द फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट को बदला देन इट विल बी नोन एज मेटाबॉलिज्म। उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते होते हैं। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, difference in distribution of carbon atoms on either side of functional group। फंक्शनल ग्रुप के आगे पीछे जो कार्बन के एटम्स होंगे ना, उनकी नेचर को आपने बदल लेना है, उनको अनइक्वल कर देना है। जैसा कि ये आपके पास एक कीटोन है, ये आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये होता है जी, सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप है जी, आगे और पीछे इसके आर है। ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के लेफ़्ट साइड पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और इस फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। सिमेट्रिकल कीटोन है क्योंकि 2 कार्बन आगे और पीछे है। मैं इसका मेटाबॉलिज्म शो करना चाहता हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इसका शो करना चाहता हूँ। एटम्स की अरेंजमेंट को बदलना पड़ेगा और मैं एटम्स की अरेंजमेंट को बदलने लगूँ, ज़रा देखिएगा। मैंने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला है। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ले जी फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन, 1 कार्बन है। और फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। मैंने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो हो गया, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट को बदला जिसके नतीजे में फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो कार्बन एटम है वो अनइक्वल हो गया। तो फिर ये कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में फिनोमिना होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। बात क्लियर हो गई है। तो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आपने कार्बन एटम्स को अनइक्वल कर देना है। पहले 2 कार्बन थे, फिर मैंने 1 कार्बन और 3 कार्बन कर दिया। तो इसका नाम होता है मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ये मिथाइल है, ये एन प्रोपाइल है और कीटोन है। इसी तरह आपके पास एक और एग्जाम्पल है, ये आपके पास है जहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप ROR ईथर है। तो ईथर के लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है और राइट साइड पे भी 2 कार्बन है। तो मैंने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला और फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट पे कार्बन एटम को अनइक्वल कर दिया, जहाँ पे 1 कार्बन है और जहाँ पे 3 कार्बन है। तो ये कौन सा फिनोमिना शो हो रहा होगा, मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है। इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल ये करते हैं कि सर अगर हम इसको ही कंसिडर कर लें तो यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो तीसरे कार्बन पे मौजूद है 1 2 3, और जो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे है 1 2। तो बच्चे कहते हैं सर ये जो एग्जाम्पल है आप इस एग्जाम्पल को पोजीशन आइसोमरिज्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन भी बदलती है फंक्शनल ग्रुप की। पहले फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल मिड में था, तीसरे कार्बन पे था, अब जहाँ पे दूसरे कार्बन पे है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो हम इस एग्जाम्पल को इस पोजीशन आइसोमरिज्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, कोई इसमें शक नहीं है।
आप इस एग्जाम्पल को जहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप के आगे और पीछे कार्बन एटम्स की जो तादाद है वो चेंज हो रही है, आप इस एग्जाम्पल को वहाँ पे भी लिख सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। कुछ बुक्स कहती है कि पोजीशन आइसोमरिज्म सिर्फ यही कंपाउंड शो करती है, कुछ बुक्स कहती है मेटामरिज्म सिर्फ और सिर्फ कीटोन शो करती है, ईथर शो करती है, मल्टीपल बॉन्ड्स वगैरह ये शो नहीं करते, मेटामरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते, यानी ये वाले कंपाउंड इस मेटामरिज्म फिनोमिना को शो नहीं करते। और कुछ बुक्स कहती है कि ये वाली एग्जाम्पल को आप जहाँ पे भी लिख सकते हो, इस एग्जाम्पल को वहाँ पे भी लिख सकते हो, यानी कीटोन मेटामरिज्म भी शो करता है और कीटोन पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो करता है, यानी कि ब्यूटीन वगैरह पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो करता है और मेटामरिज्म भी शो करता है। तो ये अभी तक प्रॉपरली तौर पे क्लैरिफाई नहीं हुआ कि कीटोन आया मेटामरिज्म ही शो करेगा कि पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा कि दोनों शो करेगा। तो लिहाजा आपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक की चल है, जिसकी एग्जाम्पल जहाँ पे लिखी हुई है आपने उसको वहाँ पे ही लिखना है। अगर आपको बोर्ड में ईथर के रिलेटेड या कीटोन के रिलेटेड एमसीक्यू भी आ जाए कि विच आइसोमरिज्म शोन बाय कीटोन या ईथर, तो आपने मेटामरिज्म के ऊपर ही टिक करना है, आपने पोजीशन के ऊपर टिक नहीं करना। तो ये आपके पास मेरा ख्याल है एक आपके पास एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी है जिसके भी में ईथर के बारे में पूछा हुआ है कि ईथर शो द फिनोमिना ऑफ, तो आपने मेटामरिज्म के ऊपर टिक करना है। क्लियर होगी बात। तो इसके बाद एक और टाइप है, उसको डिस्कस करते हैं। ये जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की आपके पास बिल्कुल लास्ट टाइप है, डेट इज़ नॉन एज टेट्रामरिज्म। ले जी देखते हैं टेट्रामरिज्म में क्या होता है। आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा। टेट्रामरिज्म में क्या होता है कि आपने एटम की अरेंजमेंट को बदलना है, एटम की अरेंजमेंट को बदलेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप बनेगी ना, अदरवाइज उसकी टाइप नहीं बनेगी। आपने एटम की अरेंजमेंट को बदला और एटम की अरेंजमेंट में अगर आपने प्रोटॉन को शिफ्ट कर दिया कहीं पे, अगर प्रोटॉन को शिफ्ट कर दिया एटम की अरेंजमेंट के दौरान, अगर आपने प्रोटॉन को कहीं पे शिफ्ट कर दिया है मॉलिक्यूल में, तो वो आपके पास कौन सा फिनोमिना शो होगा, टेट्रामरिज्म का फिनोमिना शो होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले कहा कि आपने एटम के अरेंजमेंट को बदलना है। एटम की अरेंजमेंट में अगर आपने प्रोटॉन को शिफ्ट कर दिया मॉलिक्यूल के बीच में ही, एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट कर दिया प्रोटॉन को, तो वो आपके पास कौन सा फिनोमिना कहलाएगा, टेट्रामरिज्म कहलाएगा। जैसा कि ये आपके पास एक बहुत मशहूर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डेट इज़ नोन एज अमाइनो एसिड्स। ये आपके पास अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड में जहाँ से आपका प्रोटॉन निकलता है H+ निकलता है, जहाँ से H+ निकलता है, चूँकि ये आपका एसिड ग्रुप होता है, ये H+ निकला है। जो ये वाला ग्रुप है ना आपका COOH, ये आपका ग्रुप होता है एसिड ग्रुप, तभी ये प्रोटॉन को डोनेट करता है। और जो ये वाला ग्रुप होता है NH2 अमाइनो ग्रुप, ये आपके पास बेसिक होता है, बेस होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जो H+ देता हो वो एसिड होता है, जो H+ एक्सेप्ट करता हो वो बेस होता है। तो यहाँ से प्रोटॉन निकलता है और ये NH2 के पास चला जाता है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, COO नेगेटिव NH3+। तो देख ले आपने मॉलिक्यूल के बीच में एटम की शिफ्टिंग की है, आपने एटम्स की अरेंजमेंट को बदला और एटम्स की अरेंजमेंट में आपने प्रोटॉन को ही शिफ्ट कर दिया। तो ये आपके पास प्रोटॉन शिफ्ट हो गया, एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो गया। तो ये कौन सा फिनोमिना शो होगा, टेट्रामरिज्म का फिनोमिना शो होगा। अंडरस्टूड बात है, आपने प्रोटॉन को शिफ्ट किया है, तो इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर में डिफरेंस आ गया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट नेचर के हो गया। तो एटम्स की अरेंजमेंट को बदलो तो आपके पास स्ट्रक्चर बदल जाता है, और स्ट्रक्चर बदल जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की
प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये आज का आपका टॉपिक था जी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसकी हमने हर टाइप के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम सिस्टोस आइसोमेरिज्म, जो कि आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।